नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। हार और जीत का फैसला क्या होगा, ये जनता के हाथ में है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं जो खेत है, धान का सीजन चल रहा है। क्या आपको वहाँ पर धान की कोई खेती दिखाई दे रही है? पूरी तरह से बंजर का खेत दिख रहा है। और अमित शाह जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2004 से 14 तक रही और उन्होंने 10 सालों में 1,58,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल केंद्र में होने के बावजूद भी 9 सालों में 8,30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो क्या इतने पैसे देने के बावजूद भी यही हालात हमको देखने को मिल रहे हैं? क्या ये सच है कि केंद्र द्वारा मध्य प्रदेश को इतनी बड़ी बजट मिलने के बावजूद भी क्या यहाँ पर विकास पनप रहा है? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं पे विकास देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी लोग हैं लोकल में हमारे जानकारी के, किसी को भी कहीं भी विकास नहीं है। यहाँ पे जो भी फसलें हैं सब बर्बाद होने की कगार पे हैं, सब जल चुकी हैं। बारिश तो बिल्कुल हो नहीं रही है। सरकार के कोई भी अधिकारी जो भी जहाँ से जिनको भेजा जाता हो, कोई भी यहाँ नहीं दिखता है। कोई विकास का कार्य यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं आपके सामने हैं, आती रहती हैं, चुनावी मौसम में भी आ रहे हैं, फिर भी आपने विकास की शिकायत की। आप मुझे कुछ विकासों की बात बताइए जो आपके दरवाजे पर दस्तक न दी हो। विकास में तो देखिए ऐसा है कि अभी तक कोई भी ऐसा विकास देखने को नहीं मिला है। अभी हाल फिलहाल में जो लाडली बहना योजना ये चला रहे हैं, इसमें लोग अभी जो लेडीजें हैं उसमें से मुश्किल से 30 से 40% या कहें कि 20 से, अब कैसे आंकड़ा लगाएंगे, पर मेरा मानना है कि 15 से 20% लोगों को ही पैसा मिल रहा होगा। बाकी के 70% लोग अभी भी वंचित हैं इनके इस तरह की योजनाओं से। किसी को किसी चीज़ में वो कर देंगे। अभी जैसे आप देखे होंगे जो पहली बार योजना निकली थी 23 से 60 साल बीच वालों के लिए निकली थी, उसमें से 23 से 60 के बीच में जो पहली दफ़ा आवेदन करने से छूट गए थे, उसके बाद जो इनका जो सेकंड प्रक्रिया चली उसमें 21 से 23 के बीच में लिया गया, वो भी सिर्फ ट्रैक्टर वालों को। अब किसानों के पास ट्रैक्टर तो मुश्किल से 1% लोगों के पास होगा। बाकी जितनी पूरी की पूरी जनता है वो सब ऐसे वंचित है, किसी को नहीं मिला। और अभी तक तीसरे चरण के लिए बोल रहे हैं, तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। जनता को गुमराह करने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में लाडली मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है, जिसमें सारी पब्लिक परेशान है। किसको कहाँ फॉर्म भरना है, कोई सेक्रेटरी सचिव, कुछ पोर्टल ही नहीं चल रहे हैं। लोग आते हैं, फॉर्म पंचायतों में जाते हैं, लौट आते हैं। किसी के पास कोई है ही नहीं कि कौन भरने वाला है, उसकी क्या गाइडलाइन है। सरकारी दफ्तर का आदमी जो भी है वो सही जानकारी किसी को नहीं दे रहा। अब यहाँ की पब्लिक तो इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें अपने से कर लेगी, किसी न किसी को बताना पड़ेगा। कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए काफ़ी पब्लिक परेशान है। और ये भाजपा से तो इतना परेशान है लोग कि अब क्या बताएं। आपने कहा कि यहाँ कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हुए, तो मुझे लगता है कि यहाँ शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा तो इतना बड़ा मुद्दा है कि अब समझ के चलिए, ये गुड़गांव 164 प्रॉपर है जो गांव है, तहसील और ब्लॉक रायपुर परचुलियान लगता है, डिस्ट्रिक्ट रीवा है। यहाँ गुड़गांव 164 में 5वीं और 8वीं तक की विद्यालय मात्र है। और 5वीं 8वीं तक की विद्यालय में मेरे हिसाब से तो जो बच्चे गरीबों को पढ़ने जाते हैं उनको 0 के बराबर शिक्षा मिल रही है। किसी भी बच्चे से आप कुछ पूछ लीजिए, बनने वाला नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि शिक्षा के बीच में बिल्कुल 0% देना चाहिए, बिल्कुल भी शिक्षा नहीं है। भाई साहब ने शिक्षा को लेकर शिकायत की। क्या शिक्षा को लेकर के आपके ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी सरकारी विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव या इस पर कोई भी विचार ग्रामीण वासियों ने मिल करके आप अपने क्षेत्र के विधायक से किए होंगे? क्या विधायक से तो तब किया जाए सर, जब भी यहाँ पर कोई पहली बात तो आता नहीं, जब चुनाव का टाइम आता है तो अपने यहाँ पर जनता को खबर देने के लिए आते हैं। मेरे नज़रों में मेरे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, इंसान की 2-3 चीज़ें ऐसी है मूलभूत आवश्यकताओं में, रोटी, कपड़ा और मकान। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ।
और जहाँ तक देहात की बात है तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ उतना ज़रूरी है शिक्षा, उतना ज़रूरी है शुद्ध पानी, उतना ज़रूरी है लाइट। तो यहाँ पर तो मेरे को इस सरकार के सामने इससे पहले जो गई, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है जिसको 2 बार 3 बार चांस मिला, मौका मिला, उस हिसाब से यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई उन्नति नहीं हुई। और रहा सवाल शिक्षा का, हमारे ग्राम जो है बहुत बड़ा ग्राम है, इसमें 2 पंचायत है, ग्राम पंचायत गुड़गांव 164 और दूसरी पंचायत 165। 2 पंचायतों के बीच में लगभग इलेक्टेड बोर्ड जो है लगभग 2.5 से 4 से 4.5 दोनों का समथिंग मिलाकर, इतना मेरे को दोनों पंचायत मिला के, चलिए दोनों पंचायत 4,000 लगभग, 4,000 प्लस ये इलेक्टेड वोटर हैं, बाकी इनके आगे पीछे भी तो कोई बाल बच्चे भी हैं। इतनी बड़ी पंचायत में होते हुए मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल जिसमें होनी चाहिए, वो आज तक किसी ने ना खोज खबर लिया, ना कोई यहाँ आया, ना किसी ने शिकायत की भी तो कोई सुन करके यहाँ से उस टाइम तो हाँ करके चला हो गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ से करीब 8 किलोमीटर रायपुर का पिलियान पड़ता है, इसी प्रकार 6-7 किलोमीटर गुड़ पड़ता है। अभी तो नदी का थोड़ा सा पार करने के लिए हो गया, नहीं तो नदी तैर करके जाना पड़ता था। लेकिन ये शिक्षा के बारे में यहाँ पर हमारे यहाँ विद्यालय का कोई प्रावधान नहीं किया। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा के मामले में आपने कांग्रेस की सरकार भी देख ली जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देख ली जी, लेकिन शिक्षा का एक मॉडल जो भारत के साथ साथ विश्व में भी बहुत प्रसिद्ध है, जी, और उस मॉडल को देखने के लिए विश्व के प्रतिनिधि भी दिल्ली आते रहते हैं। जी, जी, दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल को इतना अच्छा समझते हैं कि दिल्ली के सरकार के सरकारी स्कूलों को दौरा करना अपने भारत के दौरे में वो जरूर शामिल करते हैं। तो क्या केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल को आप प्रभावी मानते हैं कि उनके एजुकेशन मॉडल मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है? बिल्कुल सही है। उनका जो मॉडल है, उनका जो टीवी और ये समाचार सुनने में मिलता है, हमारे यहाँ से तो दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन जो कुछ उन्होंने जितना वादा किया है उसमें यदि 80% या 70% भी यदि दे रहे होंगे, हमारे खबर को कंफर्म है और 100% पूरी नहीं मानते, लेकिन यदि 100 में 70% दे रहे हैं तो दे आर बेटर देन दिस टाइम फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट इन MP। हम अपनी, और वो भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ बदलाव होना चाहिए। जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे गांव की समस्याएं हैं, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रोड की हो, चाहे और गरीब की समस्याएं हैं, वो मिलनी चाहिए। वही सरकार हमारे लिए अच्छी है। ये तो उनकी जो सोच है, उनका जो काम है, अच्छा लगा और लग रहा है, और आगे समय बताएगी। जी, तो ये बदलाव की बात कर रहे हैं भाई साहब, और केजरीवाल जी के मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी को लगाने के लिए केंद्र का मशीनरी तंत्र पूरी तरह से मुस्तैद है कि राष्ट्रीय पार्टी जो बन गई आम आदमी पार्टी, अब उसको रोका जाए कि वो भारत के 2 राज्यों में पहुंच चुकी है, अन्य राज्यों में पहुंच गई, तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी का मशीनरी तंत्र पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को रोकने में कामयाब हो पाएगा या नाकामयाब? कैसे कामयाब हो पाएंगे? हाँ, हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को कैसे कोई छीन सकते हैं या तो कैसे हम उनके अधिकार को नहीं रोक सकते, तो हम भी एक आम आदमी किसान हैं, तो हमारे अधिकार को तो नहीं रोक सकते हैं। हमारा अधिकार जहाँ है हम वहाँ करेंगे। और रही बात दूसरी, बीजेपी और कांग्रेस के राज में हमने जहाँ तक है, तो मेरी 35 साल की उम्र हो गई है, तो अभी तक तो बीजेपी और कांग्रेस का ही राज चला है। तो अभी हमारा लास्ट टाइम ट्रांसफार्मर जला हुआ था, तो उसमें लगभग 15 से 20 3 HP कनेक्शनधारी हैं और कुछ घरेलू भी हैं। तो वो जलने के बाद हमने वहाँ रीवा में जो इसका पावर हाउस में जो भी आला अधिकारी होते हैं, वहाँ हम लोग गए, कंप्लेंट डाले। हमारी पिछली फसल नष्ट हो गई है, गेहूं की फसल। गवर्नमेंट गेहूं लेती है, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है कि हमने समिति में एक दाने भी लेके नहीं गए, क्योंकि हमारी फसल हुई नहीं। ठीक, दूसरी चीज़, अगर हम वहाँ पे कंप्लेंट डालें, वो हमको दिखाते हैं कि इसमें 1.5 लाख की रिकवरी है, 2 लाख की है। हम बोले जिसका रिकवरी है आप उसको नोटिस दीजिए,
कोर्ट में भेजिए, पर जो लोग बिल दिए हुए हैं ठीक उनका नुकसान क्यों हो रहा है और उनकी भरपाई कौन करेगा? उनका कहना ये रिकवरी भरवा दीजिए तो हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो ठीक है, हम रिकवरी तो भरवा देंगे, पर आप लोग 1 लाख तनख्वाह लेके वहाँ क्यों बैठे हो? हमको खड़ा कर दो। हमारे पास क्षमता है कि हम रिकवरी भी ले लेंगे और कनेक्शन भी काट देंगे। तो दोनों मुद्दों के बीच आप फंसे हुए हैं, तो क्या समाधान का रास्ता? अभी हमारी धान की फसल नष्ट हो गई, बारिश हो नहीं रही, लाइट रहती नहीं है। शिवराज जी कहते हैं कि किसानों के जो फसल नष्ट हो रहे हैं उनके मुआवजे के लिए हम सर्वेक्षण करा रहे हैं। एक भी सर्वेक्षण ऐसा दिखा दें, इससे कई बार हुआ है। अभी तो उनकी सरकार लगभग 18 साल से है। 18 साल में यहाँ रीवा में ग्राम पंचायत गोरगांव में एक भी सर्वेक्षण ऐसा दिखा दें कि जिस जगह पे सर्वेक्षण हुआ हो, कहीं का भी दिखा दें। कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है। 3 महीने हो गए ट्रांसफार्मर चले हुए। अच्छा, कितने आवेदन जा चुके, कितने लोग जा चुके बिजली विभाग में, कोई सुनवाई नहीं होती। वो 181 कंप्लेन का नंबर बना के रखे हैं, कंप्लेन करिए, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं। करते रहिए कंप्लेन। आप लोग जाते हैं तब क्या बात होती है? बस लग जाएगा, आवेदन दीजिए बना के, बस हो गया। और रिकवरी भरवाइए। रिकवरी बोलते हैं कि बस बिजली बिल बचा इसलिए नहीं लग रहा। दूसरे की रिकवरी। सर आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है छोटी सी मोटर वाइंडिंग की। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 28 साल। 28 साल। 28 साल। क्या आपने कोई रोजगार पाने के लिए मौजूदा? मैंने बहुत सारे पेपर दिए, ना किसी का रिजल्ट आता है। कई को कौन कौन सा पेपर दिए? मैंने लाइनमैन का पेपर 3 बार दिया। अभी तक उन वैकेंसियों में रोक लग गई है, अभी तक उनका कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर जाके मैंने लोन लेके दुकान खोली। अभी ये अपनी योजना चला रहे हैं उद्यम क्रांति, उसमें भी लोन लेना है आपको, तो बिना घूस दे तो लोन नहीं मिलता। अच्छा, स्वरोजगार के तहत आप लोन लेने गए? हाँ, लेने नहीं गया, मिला आपको? मिला है, और घूस देने के बाद मिला है मुझे। घूस देने के बाद? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या मतलब घूस देने गए तो सबसे पूरी कहानी बता दीजिए, किस तरीके से घूस देना पड़ा कि सामने वाले ने आपसे क्या कहा? बस वही कागज का मसला, अगर आप पूरे नियम के तहत लोगे तो आप लोन के लिए पात्रता नहीं रखते हो। आपको लोन चाहिए तो आपको बस घूस देना पड़ेगा। अच्छा, भाई साहब ने घूस की बात की जी, तो माना जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान जी के 50% कमीशन का जो लेवल लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तहसील में कोई भी काम किसी भी जगह तहसील में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। अभी मैं एक छोटा सा मिसाल, जैसे इलेक्ट्रिक बिजली के बारे में, उनमें से मैं भोगी हूँ। मैं देश की रक्षक में देशम में था और उससे रिटायरमेंट हुआ। 3 साल मेरे को रिटायरमेंट आए हुए। मैं घर तो बना रखा था ठीक है गाँव में, लेकिन हमारे बच्चे किसी में पढ़ रहे थे। मैं साल 6 महीने में 2 महीने के लिए आता था, मुश्किल से 10 दिन आता था। 2011 में हमारे नाम में यहाँ कंप्लेन कर दिया कि विदाउट मीटर के और बिना कनेक्शन लिए घर ये चला रहे हैं। और वो हमारे को ना तो उस टाइम में कोई इन्फॉर्म किया, ना ही बताया, ना कोई नोटिस आई। इसके बाद जब 2023 में हमारे को नोटिस आई, और वो कहाँ पुलिस के माध्यम से कि आप रिपोर्ट करिए कहाँ कोर्ट में, और आपके नाम अरेस्ट वारंट है। मैं बोला सर कौन सा वारंट, कैसा वारंट, मैं तो यहाँ रहता नहीं था। अब बोले ये तो वहीं पर जाकर आपको पता लगेगा। जाके पता लगा तो वहाँ पर जब मैं गया, वहाँ जिसके सामने पेश हुआ, बताया सर हमारी क्या गलती है, किस लिए मेरे को कोर्ट में बुलाया गया। उन्होंने बोला आपके नाम में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट 2011 में नोटिस काटा था। मैं बोला सर मेरी नोटिस काटा तो मेरे इंडिविजुअल को तो सूचना मिलनी चाहिए, मेरा क्या जुर्म है, मैं सही जला रहा था या जुर्मी था, जो भी है मैं उस टाइम उसका जवाब देता। इसके बाद मैं बोला सर मेरा कितना है अमाउंट, चलिए थोड़ा था या बहुत था। उस टाइम में इन्होंने 8,000 कुछ रुपये, 850 रुपये का ये किया। मैं बोला सर मैं बार बार नहीं आ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा परेशानी में भी हूँ, ये मैं अभी डिपॉजिट करना चाहता हूँ। वहाँ पर कोर्ट में एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। मैं बोला सर ये लीजिए और यहीं से मैं राइट अप करवाता हूँ, मैं नहीं आता हूँ। बोले यदि आप अभी देंगे तो इसमें अभी आज ताज़ा देंगे तो आपको मूल प्लस उसका ब्याज प्लस ब्याज का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। मैं बोला अमाउंट जोड़िए कितना होता है। बोले ये 20,000 के आसपास होता है। जज साहब के सामने ये बात हुई। जज साहब बोले ऐसा है यादव साहब आप रिटायरमेंट है, आप 1-2 कोर्ट में आइए, आपको कोई वो नहीं कर रहा, एक डिसिप्लिन में ज़िंदगी जिए हैं, डिसिप्लिन में लाइन से रहने वाले हैं, कोई जुर्मी नहीं है। आप लोक अदालत लगती है, मैं अभी लोक अदालत में जा करके और फिर वही 8,000 और कुछ रुपए का अमाउंट प्लस जो
वकील किया, उसको दिया, कागज का दिया। तो इस तरह की ये प्रशासन है और ये 10-11 साल की कहानी है। अब हम 10-11 साल तो यही सरकार की ना, मतलब बदलाव जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसी भी भ्रष्टाचार किसी भी साइड में आप जाएंगे, खासतौर से गांव देहात की तो बहुत बुरी हालात है। पहली बात तो जो यहाँ का धंधा बिजनेस क्या है, किसान के पास खेती है, खेती यदि टाइम से न बुआई हुई, न टाइम से पानी मिला, न टाइम से लाइट मिली, तो वो तो फिर गया। क्यों? लाइट और उसमें भी आज अभी इस समय देख लीजिए, बोलते हैं सर्वे होने के बावजूद भी, पहली बात तो यहाँ हम भी 3 साल आए हो गए रिटायर, एक बार भी यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आया कि एक्चुअली किस तरह का यह सर्वे होता है, कितना किसान बोया था, कितना खर्चा किया था और कितना उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मतलब सब सड़क छाप, सब बिल्कुल। यहाँ गांव जनता, यहाँ गांव देहात में तो बहुत जी। आपने भ्रष्टाचार की कहानी सुनी, एक युवा नौजवान की समस्याओं की कहानी सुनी, किसानों की समस्याएं सुनी। इसीलिए भारत वैश्विक रिपोर्टों में बहुत ही बुरे प्रदर्शन से गुजर रहा है। कुछ वैश्विक रिपोर्ट की स्थिति आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो वैश्विक रिपोर्ट है, प्रति व्यक्ति आय वाले देशों की सूची में भारत है 128वें नंबर पर, और कहते हैं कि हम विश्व के टॉप 5 स्थानों में स्थान रख अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या विश्व का टॉप 5 स्थानों की रैंकिंग रखने वाला भारत प्रति व्यक्ति आय में 128वें नंबर पर कैसे हो सकता है? भुखमरी रैंकिंग में 107वें नंबर पर कैसे हो सकता है? लोकतांत्रिक देशों वाली सूची में भारत 108वें नंबर पर कैसे हो सकता है? लैंगिक असमानता वाले देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पर कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रही, बल्कि एक हवाई राजनीति। मुद्दा क्या है? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। फिर भाई है बिल्कुल, किस तरीके से, किस आधार पर कहेंगे, वो तो है ही। उनका तो सिर्फ यही है, पहले हमने खा लिया अब आप खाओ, हाँ, बस। अब यही दो तो खा रहे तो हैं। जनता मौका क्यों दे रही? बार बार वो कह भाई साहब बोले कि पहले आप खाओ फिर हम खाएं, पहले आप खाओ फिर हम खाएं। इस बार जनता पागल नहीं है, पढ़ी लिखी कम है लेकिन समझदार है। अच्छा, जनता पागल नहीं है। अभी तक घर में झाड़ू लगाते थे, अब देश में लगाएंगे झाड़ू। ये आम आदमी पार्टी आएगी, मतलब आएगी। आम आदमी पार्टी कैसे आएगी भाई? हम उसके सामने लाएंगे। इतनी बड़ी मशीनरी तंत्र है। दिल्ली हम में लाएंगे। बड़े एजुकेशन मॉडल देने वाला जेल में है, स्वास्थ्य मॉडल देने वाला जेल में है। जिस दिन पब्लिक इकट्ठा होगी जेल से बाहर आना पड़ेगा और लाना है। आना है। जेल से बाहर भेजेंगे और हम पब्लिक लोग लेके आएंगे। लेकिन मॉडल की भी तो बड़ी चोरी हो रही है। शिवराज जी जो मॉडल लागू कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से छीन करके लागू कर रहे हैं। वो जनता को अपने ना, पक्ष में खींच रहे हैं। वो इसलिए छीनेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर ये आ गए तो हमारे पुराने चिट्ठे जितने हैं वो सब खुल जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। कुछ पब्लिक है जिसको नहीं दिखता है उनको भी दिखने लगेगा। तो कोई काला चिट्ठा याद है आपको? बिल्कुल काला चिट्ठा कई है, बहुत सारे काले चिट्ठे हैं। काले चिट्ठे अब कितने बता दें? पटवारी एक चीज बताइए, ये रोड है रायपुर तक चुरुलियान से लेके मनिकवार तक, इसमें कुछ घोषणाएं हुई थी तो लगभग 90-100 करोड़ के आसपास की, क्योंकि हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, गरीब लोगों को इतना कुछ नहीं पता होता। तो इसमें 90-100 करोड़ की घोषणाएं हुई थी। इसमें एक जगह भी बता दें कहीं पे भी 1 करोड़ का कुछ दिख रहा हो। 100 करोड़ तो खर्च हो गए हैं। अभी ये पिछले साल बनी हुई है, जितनी जगह बोली उतनी जगह दिखा दें टूटी हुई है। ये कितने साल चलेगी? मतलब जमकर लूट जमकर खसूट। जमकर लूट हुई है। कई सारे उदाहरण है, जो कि न्यायी टोल प्लाजा जिसका टोल लगभग पूरा हो चुका है, आज भी राजेंद्र शुक्ला जी को जाता है। और ये राजेश शुक्ला जी को बदौलत जनता को साधने के लिए उनको अंतिम समय में कैबिनेट में जगह दे दिया गया। क्या लगता है शिवराज जी ने जो तीर छोड़ा है राजेश शुक्ला के माध्यम से, वो सही निशाने पर लगेगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि सही निशाने पर चल सकता है। तूफान भी कोई चीज होती है, अगर घूम फिर के आ गई तो वो तीर हो सकता है कि घूम के उल्टा आ जाए। क्या केजरीवाल जी का मध्य प्रदेश में तूफान है जैसा भाई साहब बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी गया था जिस दिन श्रीमान केजरीवाल जी और अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर जी आए थे। बाकी सामान इससे पहले भी थोड़ा बहुत टीवी समाचार और मोबाइल वगैरह में देखता रहता हूँ। उनका जो कहना है उतनी बात कहिए जितना आप कर सकते हो।
कल ये पीछे से धोखा मत दीजिए, जनता को गुमराह मत कीजिए कि आज मैं तुमको ये तो दूंगा वो दे दूंगा, और उनमें से 10 वादों में ये 5 वादे भी नहीं पूरा करते। 5 बोलिए ना, जनता को ये विश्वास लगे कि 5 वादे किए थे 4 दे दीजिए, जनता संतुष्ट है, लेकिन 4 दीजिए। ऐसा नहीं कि 5 बोले तो 4 भी नहीं देंगे। फिर तो वही बात है, यहाँ पर जगह जगह कहीं भी जाओ, इसमें हमने देखा कोर्ट कचहरी में जाओ, मैं भी भुगत भोगी हूँ, कोर्ट कचहरी में जाओ बिना पैसे दिए हुए बाबू फाइल खोल करके देने का। जब 2014 में मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे और देश में गरीबी घटाने का काम करेंगे। ताजा उदाहरण गरीबी आप देख रहे हैं, ये भाई साहब ने पैंट को बांधने के लिए बेल्ट की जगह रस्सी का प्रयोग किया है। तो कैसे मान लो विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान रखने वाला भारत गरीबी के दायरे से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। क्या आप मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित हैं? उनका कोई लाभ आपको मिल रहा है? खीर लाभ मिल रहा है, अब क्या चाहिए, अब कौन क्या बात हुई? आप इतने सालों से सरकार देख रहे हैं, लाभ दिख रहा है, बताओ। आपके हालातों से लगता है कि आप चौआ जा, मेहनत करी थी ना, आप यही तो चौआ जा, ये लाभ दिख रहा है, दिखाओ ना, दिखाई दे, ऐसी काम दिखाई भी दे। ये क्या इसके बारे में ये लाभ है, पार्टी से बाहर है ऑपरेशन, ये लाभ है। मेहनत करी थे, तब फिर बोरी सीमेंट की बोरी उठाई थी, लोहा उठाई थी, हमका को दे वाला है। क्या मोदी जी आपको देखते हैं कि नहीं देखते हैं? मोदी जी का देखा कहाँ, क्या नहीं देखते? कहते हैं राशन देते हैं, आवास देते हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं। पैसा तो हमका थीम मिला था ना, पैसा मिलता है, मिला थी भाई, संतुष्ट है क्या उससे जो पैसा मिलता है? हमार घर नहीं बना, कुछ नहीं बना, कागजात बनने नहीं, क्या करी? आप तो ठीक है, आप यहाँ वहाँ से तदाई हैं, पैहन नहीं खाए लेता कुकुर। तो आपने देखी जमीनी हकीकत, आपने जमीनी हकीकत को जाना और देखा भी। वहाँ हमारे आसपास देख रहे हैं, एक खपरेल वाला घर है, उसको भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और हमारे जस्ट बगल में भी देख रहे हैं एक मकान बन रहा है जो अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। कहते हैं पैसे की कमी के अभाव में। लेकिन बीजेपी के कुछ नेता लोग होते हैं, कहते हैं कि सरकार ही सारी भरपाई नहीं करेगी, सरकार कम से कम 60% 70% की भरपाई कर रही है, बाकी तो आप पूरा करो। लेकिन कैसे पूरा करें जब आपने युवाओं का जीना मुहाल किया है, किसानों का जीना मुहाल किया है, आपने युवा योजनाओं में भ्रष्टाचार को चरम पर रखा है। तो कैसे माना जाए कि आपने देश की वैश्विक स्थानों में, देश को टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में ला करके आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, जबकि आप वैश्विक रिपोर्टों में फेल हैं। इसी तरह से हर एक सच से रूबरू कराना हमारा दायित्व है, और हर एक सच से अगर आप रूबरू होना चाहते हैं, सच को देखना चाहते हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें सच जनता से। जय हिंद।